আমার রাত পোহানো শারদ প্রাতে আমার लोग चले जाते हैं, उनकी परछाइयां पीछे छूट जाती और अंत में सूरज भी लौट जाता है। मैं इस शापित शहर को देखता हूँ जो अपने अकेलेपन में बेहद उदास और बेचैन है। मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सपने आते हैं। मैं उन्हें छू सकता हूँ। वो मेरे सामने घटित होने के बजाय मेरे भीतर घटित होते हैं। मेरे सपने में एक लड़की मुझे पुकारती है। उसकी आवाज में बीते हुए दिनों की आवाज है, जब शहर में लोग मोहब्बत के गीत गाते थे। मैं रजनीगंधा को छूकर उसका सफेद रंग अपनी आंखों में भर लेता हूं। बस यही मेरा आत्मसमर्पण है। पीछे छूट गए शहर की याद में बारिशें। एक नदी है, एक गली है, और मंदिर की दीवार से टकराकर लौटती काले रंग के दुपट्टे वाली एक लड़की जो अंधेरे में किसी का हाथ थामे गुनगुनाती है। শেষে তারার মতো হলো গত। उन यादों की बारिशें मेरे ख्वाबों में बरसती हैं। मेरे ख्वाबों का घर रात है, जिसमें असंख्य सुनहरे तारे टिमटिमाते हैं। मेरी आत्मा में मेघ मल्हार बज उठता है। एक हिरणी जंगल से निकलकर समुद्र के किनारे दौड़ जाती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। भूमिका, आप कहाँ हैं? अच्छा बाबा ठीक है, अब हिंसा बोलने पे गुस्सा भी नहीं करूंगी। भूमिका, भूमिका कहाँ चले गए? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने शहर छोड़ा, घर छूट गया। सारे शहर, सारी जगह अचानक से पुराने हो गए। नदी को तो एक दिन समंदर भर रोना था। चांद था जो रहा छुपा, एक रात थी जो ढली नहीं, एक चांद था जो रहा छुपा। कोई दोस्त
नाम भुवन है। पेशे से एक वैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक मतलब भूवैज्ञानिक। उपजाऊ और खनिज से भरी जमीन की खोज करता हूँ। बट मेरे खुद के जीवन में नमी की कमी है। कितना कंट्रास्ट है ना ये जीवन। मैं सूखी मिट्टी में भी नमी ढूंढ लेता हूँ, लेकिन अपने खुद के जीवन में सोया नहीं, कोई सोया हुआ, जगा नहीं, कोई जो रही। चंद्र की यहाँ मैंने पहली बार रेखा को देखा। चंद्र, मिस्टर चंद्र माधव, मेरे बचपन का सहपाठी, मेरा जिगरी, मेरा एकमात्र दोस्त, पेशे से अखबार का रिपोर्टर। रेखा कमरे की एक ओर शून्य के छोटे से गोलाकार के बीचों बीच बैठी थी। उसका सिर कुर्सी की पीठ पर टिका हुआ था, पलकें बंद थी। रेखा के पास रूप भी है और बुद्धि भी, परंतु मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस रूप के पीछे एक अदृश्य आवेग छिपा हुआ है, जो कई नावों को एक साथ समुद्र में डुबो सकती है। एक प्रचलित धारणा है कि बुद्धिजीवी स्त्री के आवेग शिथिल होते हैं। जीवन में पहली बार मैं इस आवेग की मझधार में स्वतः ही फंस गया था। उस वक्त शायद मुझे ये पता नहीं था कि ये आवेग मुझे अंततः कागज की नाव की तरह डुबो देगा। एक रात थी जो ढली नहीं, एक चांद था जो रहा छुपा। एक रात थी जो ढली नहीं, रेखा में एक एक दूरी है, एक चांद अलगाव है। था जो जैसे रहा अंधेरे में किसी ठंडी चमकती चीज को देखकर कोई बार-बार उसे छूने को मन चाहता है, वैसे इस पहली मुलाकात में मैं रेखा को छूकर उसके और मेरे बीच के अंतराल को खत्म कर देना चाहता हूँ। जो मिला नहीं, और सत्य ये है कि कोई वो चंद्र के दोस्त दोस्त जो और ये मेरे लिए एक पेनफुल ट्रुथ था। एक कॉफी हाउस में चंद्र और रेखा इसी पेनफुल ट्रुथ की बात कर रहे थे। जो मिला चंद्र रेखा से प्यार करता है, ये सत्य है, किंतु रेखा चंद्र से प्रेम नहीं करती। पेनफुल सत्य। तो अब आपको मेरे आने पर भी आपत्ति है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपकी कृतज्ञ हूँ। आप जरूर आए और अगली बार आप अपनी पत्नी को भी साथ लाए। अच्छा, उन्हें लेकर क्यों नहीं आते आप लोग? आप शायद मेरे बारे में बहुत कम जानती हैं। चलिए, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, सुनेंगे? अब आप सुनाना ही चाहेंगे तो जरूर सुनेंगे, किंतु कहानी जितना अपने आप कह जाती है उतनी ही ठीक होती है। जो सुनाई जाती है उसके पीछे अनुताप भी छिपा हो सकता है, और मैं नहीं चाहूंगी कि आप कुछ भी ऐसा करें जिसके पीछे अनुताप हो। अगर मेरी वजह से ऐसा कुछ होता है तो फिर नहीं, आपको सुनना होगा, क्योंकि आपने जो अभी बात कही वो दोबारा कहें, ऐसा मौका मैं नहीं आने देना चाहता। मुझे आपके साथ की आदत पड़ गई है। यू आर ए गुड कंपनी। जब आपके साथ होता हूं तो जीवन को नए तरीके से जीने की लालसा उत्पन्न होती है। किंतु चंद्र, एक बात बताओ, आप अपने जीवन के बारे में कभी गंभीर होकर तो सोचते ही नहीं। आपके जीवन में कौन विशेष है, कौन अद्वितीय, इस बात की खबर आपको आज तक नहीं। वो कौन है, कहाँ है? मैं आपके भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो एकदम अचंभित रह जाती हूँ। मुझे तो लगता था कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, और सोचने को है क्या। पीछे देखता हूं तो वो सब मैं आपको बता चुका हूं। वर्तमान जो है वो आप देख रही हैं, उसमें आप ही एक रोशनी है। और मैं भविष्य के बारे में क्या सोचूं? कोई मेरा भविष्य बना दे तो बना दे। मेरे बस में होता ना सर,
तो मैं आपको एक ऐसा सुंदर भविष्य लाकर देती कि बस आप सचमुच मेरा भविष्य बना सकती हैं। अंधे क्या रास्ता दिखाएंगे मिस्टर चंद्रवालो? मैंने भविष्य मानना ही छोड़ दिया। अरे 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 रुकिए 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 रुकिए, कहाँ आप दोनों भूत और भविष्य में फंस गए? मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए ए बी से प्यार करता है, ये एक तथ्य है। आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ए बी से प्यार करता है, क्योंकि आपका अपना कोई लगाव ए बी से नहीं है इसलिए। अब जरा सोचिए, अपनी ओर से ये कह देना कितना आसान है, किंतु मैं तुमसे जगा नहीं कोई ख्वाब जो सोया नहीं कोई सोया हुआ, जगा नहीं कोई कश्म मैं भुवन जो रही तुमसे प्रेम करता हूं, ये कह पाना कितना कठिन, कितना पेनफुल है, क्योंकि एक तथ्य है और दूसरा सत्य। और सत्य ना कहना आसान है, ना सहना आसान। ये सत्य मैं तब भी नहीं कह पाया था जब चंद्र के यहाँ से विदा लेते हुए मैं और रेखा एक ही ट्रेन में चढ़े थे। लखनऊ में हम दोनों ही चंद्र के यहाँ मेहमान थे कुछ दिनों के लिए। यूं तो हम ट्रेन में एक साथ सफर कर रहे थे, लेकिन अलग अलग डिब्बों में। मेरे लिए जीवन की नदी पर सेतु बांध सकने की कल्पना कर सकना भी बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत था कि सेतु केवल दोनों ओर से रौंदा ही जाता है। किंतु आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सचमुच अगर सेतु बन सके तो दोनों ओर से रौंदे जाने में ही सुख है। मैं इसी उधेड़बुन में था कि चंद्र एक दिन मुझसे मिलने दिल्ली आया। मेरी टिक गई। ये रेखा देवी कौन है? और तुम्हारा इनसे परिचय कब से और कैसे हुआ? पत्रकार का परिचय हर किसी से होता है, तो समझ लो ऐसे। लेकिन तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? रेखा जी मुझे सोचने वाली और समझदार लगती हैं। उनमें एक अजीब सा आकर्षण है। क्यों? केस खाना दो। रेखा तुम्हारी केमिस्ट्री की क्वेश्चन नहीं है, तो झट हल कर दो। बड़ा पेचीदा मामला है।
मानता हूं, किंतु स्त्री व रासायनिक सूत्र एक जैसे ही तो होते हैं, उलझे हुए। उन्हें सुलझाने और समझने के लिए इंसान को भीतर से पूरा होना पड़ता है, बिल्कुल सफेद। रेखा विवाहित है। विवाह के 2 वर्ष के बाद ही पति पत्नी अलग हो गए। कारण कोई नहीं जानता। विवाह के पहले भी रेखा का किसी से प्रेम था। अब वो अकेली है, मुक्त है, नौकरियां करती है, पढ़ाती है। वैसे शायद वो कश्मीरी है, पर उसके दादा कलकत्ते में आए बसे थे, इसलिए वो बंगाली भी है। मेरे दोस्त, जिस स्त्री का इतिहास होता है उसमें हर किसी की दिलचस्पी है। मैरिड लेकिन डिवोर्स स्त्री के साथ समझते हैं, दोनों उनके फायदे हैं। जी, एक स्त्री के लिए कितनी ऊंची बात कर रहे हो तुम। रेखा देवी का बहुत सम्मान करता हूं। तक जाना है एक साथ। ये देखिए गीली रेत, इसे खोदूंगा तो कुआं बन जाएगा, और ज्यादा खोदूंगा तो अटलांट सागर निकल आएगा, और ज्यादा खोदूंगा तो धरती के उस पार पहुंच जाऊंगा। उस पार के आकाश में क्या तारे हैं देखोगी? पर पैरों के नीचे तारे निकालने अच्छे नहीं, वो रौंदे जाएंगे।
मैं इस रेत में हमारा घर बनाना चाहता हूँ। आओ। ये है हमारा भूमि और ये बन गया हमारा घर। ये आंगन, ये बगीचा और ये रही 4 दीवारी और यहाँ आपका ये फ्राइडे रहेगा अपनी मिस रॉबिन्सन के साथ। रोटी हो, बालू के घरों वाले रोया नहीं करते। आपके कलकत्ते में बालू नहीं थी ना, लेकिन मेरे पास बालू भी है और गीली मिट्टी भी। हम इस बालू के घर को गिराएंगे। कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना, उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बजता है, उन रंगों में नहा जाना जो बहुत गहरे चढ़ते उतरते हैं। शब्दों की खोज शुरू होते ही हम एक दूसरे को खोने लगते हैं, एक दूसरे के हाथ से मछली की तरह फिसल जाते हैं। अच्छा होता है एक दूसरे के पास बैठे और खुद में ही एक दूसरे को पा लेना। भुवन, मुझसे प्रेम करने से पहले सीखना होगा तुम्हें संगीत। सबसे पहले सीखना सरगम। सरगम सच चाहे तो राग सीखना। मेरा प्रिय राग है भैरव। मैं तो मेरे लिए बोल चुकने से पहले गाता हूँ भैरवी की तान। रेखा जी से मेरी अगली मुलाकात दिल्ली में हुई, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। स्टेशन पर रेखा जी को अकेले पाकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि चंद्र भी उनके साथ आने वाला था। मैंने रेखा जी से पूछा कि चंद्र आपके साथ नहीं आया? कश्मीर तो हम तीनों साथ जाने वाले थे ना। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस एक पत्र दिया जो चंद्र का था। प्रिय रेखा, अगर तुम डेस्टिनी को मानती हो तो कहूँ कि जब से तुम्हें देखा है मैं ये जानता रहा हूँ कि डेस्टिनी ने मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बांधा है। मैं स्वतः ही तुम्हारी ओर बढ़ गया। तुम चाहे इसे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे अधूरेपन को सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ और कोई नहीं। मुझे पता है कि तुम भुवन की ओर आकृष्ट हो, किंतु रेखा, भुवन दूसरी दुनिया का आदमी है। भुवन दूसरी दुनिया का आदमी है? हो सकता है कि मुझसे ऊंचा और अच्छी दुनिया का हो, पर उसका स्तर दूसरा है। वो हमारे और तुम्हारे स्तर में नहीं आता। रेखा, मैं ये अनुभव करता रहा हूं कि तुम मेरे आत्मा के घाव की मरहम हो। तुम्हारा प्यार मेरे लिए जन्नत है। हाँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ मांगा है, किंतु आज मैं तुमसे एक आखिरी मांग करता हूं। तुम मेरी सारी कल्पनाओं, वासनाओं, आकांक्षाओं और चाहतों की अंतिम सीमा हो। मेरे अरमानों की इति हो। मेरी थकी प्यासी आत्मा की अंतिम मंजिल हो। रेखा, तुम अगर तत्काल प्यार नहीं दे सकती हो तो मुझे करना ही दे दो, उसी से मेरा प्यार उपजेगा। तुम अकेली हो, मुक्त हो, नौकरियां करती हो, पर किस लिए?
इसका क्या भविष्य है? पर रेखा, तुम्हारे बिना मेरा भविष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से अपनी सुलगती हुई भावना की तपी हुई सलाख से तुम्हारी चेतना प्रदान दूं। तुम्हारी मेरी गति नियति एक है। तुम मेरी हो, मेरी जान, मेरी आत्मा, मेरी डेस्टिनी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। तुम मेरे बिना नहीं रह सकोगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मुझसे मिलना ही होगा, एक होना ही होगा। तुम्हारा चंद्र। तुमने गौरा के साथ भी ठीक ऐसा ही किया था। गौरा एक अबोध सी बच्ची जिसे मैंने चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। चंद्र, तुमने मुझे हर बार निराश किया है। तुम्हारे लिए स्त्रियां अखबार हो सकती हैं जो दिन ढलते ही पुरानी हो जाती हैं, किंतु मेरे लिए वो महाकाव्य है जिसे युगों युगों तक पढ़ा जा सकता है और कभी बासी नहीं होता। रेखा और गौरा मेरे जीवन के वो दो महाकाव्य हैं जिसे तुम्हारी ओछी रिपोर्टिंग वाली नजर कभी पढ़ ही नहीं सकती। ये सच है कि ये दोनों रचनाएं मैंने नहीं लिखी, वो स्वतः ही मेरे मन और मेरी आत्मा में अंकित हो गए हैं। मुझे आज भी याद है उस 13 वर्ष की सुकुमार सुंदर किंतु गंभीर गौरा को देखकर देखता ही रह गया था। ये मौसम है रंगीन, ये मौसम है रंगीन है, रंगीन शाम। ये मौसम है रंगीन है, रंगीन शाम। सनम ने दिया जो मोहब्बत जाम, सनम ने दिया जो मोहब्बत जाम। ये मौसम है रंगीन है, रंगीन शाम। जादू भरी पे मैं क्या कहूँ, नशीली नजर का असर क्या कहूँ। जादू भरी पे, जादू भरी पे, जादू भरी पे मैं क्या कहूँ, नशीली नजर का असर क्या कहूँ। हमें आसमां से है आया पयाम, खुदा मेहरबान है सागर पठान, खुदा मेहरबान है सागर पठान। सनम ने दिया जो मोहब्बत जाम। ये मौसम है रंगीन है, रंगीन शाम। ओ मीना कुमार। मैंने सुना है कि तुमने स्वयं मुझे अपना मास्टर चुना है। मैं बहुत कसकर पढ़ाई कराऊंगा, उतनी मेहनत कर लोगी? चलो आज से समझौता कर लो कि गौरा पार्वती का नहीं सरस्वती का नाम है, तभी विद्या आएगी। धत, गौरा तो पार्वती का नाम है। हिमालय की चोटी पर रहती है, सफेद बर्फ में सफेद कपड़े पहने। माँ कहती है पार्वती ने अपनी जिद से ही शिव को अपना पति चुना है। हाँ पार्वती। अभी 8वीं में हो, 8वीं में रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारा नाम गौरा से बदलकर हिडिंबा रख दूंगा। सनम ने दिया जो मोहब्बत जाम। ये मौसम है रंगीन है, रंगीन शाम।
नजर का असर क्या कहूँ, जादू भरी जादू भरी। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। लिविंग में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका को मारकर उसके 35 टुकड़े किए। ठीक, ये पश्चिमी सभ्यता का हमारे देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर ये ठीक है। चंद्र, चंद्र, यही पढ़ते रहो। तुम्हें कुछ बताना है तो बताओ। गौरा प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास कर कॉलेज में भर्ती हो गई है। वो मुझसे ही हर विषय पढ़ना चाहती है, जिसके लिए मैं ये तरह तरह की पुस्तकें लाता रहता हूँ, अनुमान भिड़ाता रहता हूँ, वो सब करता हूँ जिससे गौरा की जिज्ञासा शांत हो सके। पता नहीं, मुझे उसके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। ये शायद एक गुरु और शिष्य के बीच का गहरा आत्मिक जुड़ाव है। मैं उसके लिए मास्टर जी से क्रमशः भुवन मास्टर जी से होकर कब भुवनदा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अरे देखिए ना, ये देखो। दिखाओ। भूवंदा, इसका रूपांतरण करना है। हम कॉलेज में ये नाटक करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम माल विकाग्री मित्रम करोगी। पहला ही नाटक वो भी श्रृंगार रस का। भुवन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। गौरा, ये मिस्टर चंद्र माधव है, मेरे बचपन के सहपाठी। चंद्र, ये गौरा है, कॉलेज में पढ़ती है और यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती है। हाँ, तुम्हारे पढ़ाई का लक्षण तो देख रहा हूं। मिस गौरा, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मुझे भी। साथ ही ये जानकर खुशी हुई कि भुवन के परिचितों में कोई ऐसा भी है जिसे साहित्य में रुचि है, वरना भुवन तो विज्ञान के नए नए अनुसंधान में ही रहता है। सो तो है, किंतु मुझे पढ़ाते पढ़ाते इन्हें नाटक, संगीत, नृत्य, इन सभी विषयों में भी रुचि हो गई है। क्या बात है। चंद्र, क्या गौरा के सामने उसके मास्टर का मजाक बनाना उचित है? गौरा, वो नाटक इधर लाओ। कालिदास, मेरी राय है कि तुम हिंदी का कोई नाटक करो, जैसे प्रसाद का कोई छोटा नाटक, राजश्री या ध्रुव स्वामिनी। कालिदास को पढ़ना और समझना बहुत कठिन है गौरा। कालिदास को तुमने पढ़ा भी है? मैं कालिदास को नहीं जानती, आपको जानती हूँ। मेरे कालिदास आप हैं। सनम ने दिया जो मोहब्बत जा, ये मौसम है रंगीन है, रंगीन सा। कालिदास की स्थिति को देखकर आज भान हुआ कि सिर्फ विज्ञान में ही केमिकल इक्वेशन नहीं होते हैं। कभी कभी हमारा साहित्य भी हमारे मन के इक्वेशन बिगाड़ देता है। यार, अपने इस विद्यार्थी की कोई और बात तो बताओ। लड़की तो बड़ी तेज मालूम पड़ती है, तुम्हारे साथ कैसे उलझ गई? मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि चंद्र आषाढ़ के एक दिन का विलोम है।
मुझसे सिर्फ कालिदास की मल्लिका चाहिए। मुझे लगता है कि गौरा मुझसे प्रेम करती है। उसका प्रेम उतना ही पवित्र है जितना पवित्र उस घायल हिरण्य शावक की आंखें जिसे कालिदास जंगल से उठा लाया था। कभी कभी सोचता हूँ कि किसी का डूब कर ख्याल रखना भी प्रेम की उत्पत्ति कर सकता है क्या? मैंने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा। मेरा उसके प्रति प्रेम या लगाव उस पिता की तरह है जो पूर्ण वात्सल्य पर आधारित है। किंतु शायद फ्रॉइड के इस मनोवैज्ञानिक सूत्र ने आधुनिक प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। गौरा का मेरे प्रति प्रेम या लगाव इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र की उपज है। एक बार रेखा जी ने मुझसे पूछा था, भुवन, आसमान में देखो ना कितने खूबसूरत तारे जगमगाते हुए। मैं इन तारों से नहीं डरती हुए और ना ही कभी डरूंगी। ये तारे मेरे जीवन के दुख सपने की तरह है। क्या कभी भी मैं इनसे मुक्त हो पाऊंगी? मैंने इन तारों को कभी नहीं गिना। लोग कहते हैं कि तारों को गिनने से तारे कम हो जाते हैं, और अपने हिस्से के तारों को कौन कम करना चाहेगा? हर किसी का उसके तारों से लगाव होता है, मेरा भी। इन असंख्य तारों में तुम्हारा तारा कौन सा है? ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे गौरा की याद आ गई। क्या मेरे भीतर का वात्सल्य प्रेम भी तथाकथित प्रेम का रूप ले चुका था? रेखा जी के साथ बिताए हर लम्हे ने मेरे भीतरी प्रेम के इक्वेशन को केमिकली इम्बैलेंस कर दिया था। अब मेरा मन भी प्रेम के आंतरिक उलझनों में उलझ चुका था। केमिस्ट्री के जटिल से जटिलतम इक्वेशन को आसानी से सुलझा लेने वाला यह वैज्ञानिक अब प्रेम के एक नॉमिनल इक्वेशन में उलझ चुका था। क्या मैं रेखा से प्यार करता हूं या गौरा से? मुझे दोनों का साथ अच्छा लगता है। गौरा के साथ होता हूं तो मुझे मानसिक तृप्ति मिलती है और रेखा जी के साथ शारीरिक सुख। क्या ये गलत नहीं हो रहा है? मेरे लिए, रेखा के लिए, गौरा के लिए ये समाज हमें चरित्रहीन ना समझे। आमतौर पर यह समाज ऐसे दोहरे प्रेम को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता है। भीतर सभी ऐसे संबंधों को भले ही ढूंढते रहे। मैं कंफ्यूज हो गया हूं। समाज के बनाए इन पूरे मापदंडों पर चलूं या अपने प्रेम की नाव पर बैठकर उन दो द्वीपों की तरफ निकल पड़ूं जहां रेखा और गौरा अपने अपने एकांत में मेरा इंतजार कर रही है। मेरे पास बस दो ही विकल्प बचते हैं। या तो मैं किसी एक द्वीप पर ठहर जाऊं या अपनी इस नाव पर बैठकर एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ूं। ना रुकूं, ना चलूं, बस सफर में रहूं। एक चांद था जो रहा छुपा, कोई जो रही।
जटिल होता है। मैत्री, प्रेम, इन सब का विकास धीरे धीरे होता है। प्रथम दर्शन का प्रेम मात्र एक संभावना है, एक आकर्षण है, जिसके सहारे पूरा जीवन नहीं छोड़ा जाता। समझ सकता हूँ कि तुम्हारी उम्र में ये होना स्वाभाविक है, किंतु मुझे सिर्फ तुम्हारे भविष्य में दिलचस्पी है। मैं तुम्हारा बस एक पथ प्रदर्शक हूँ। मेरी इतनी ही भूमिका है और जिम्मेदारी भी। मेरी जिम्मेदारियों पर सांसारिक बोझ मत डालो। इसमें कोई शक नहीं, जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा बहुत भाग्यशाली होगा, किंतु मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूँ। और तुम्हें ये नहीं देखा कि तुम अंधेरे में डूबना चाहती हो? नाटक की मल्लिका को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नाटक जितना सरल दिखता है, जीवन का यथार्थ उससे कहीं ज्यादा जटिल है। देखो, तुम्हारा मुझ पर स्नेह का दावा जायज है और वो सदैव रहेगा, किंतु जिस रूप में तुम उसकी कल्पना कर रही हो वो बस विकार ही उत्पन्न करेगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भविष्य का बेहतर निर्णय लिया है, उनकी आज्ञा का पालन करो। तो एक लंबी यात्रा है गौरा, पथ यात्रा नहीं, सागर यात्रा। इस यात्रा में मेरे साथ चलोगी तो डूब जाओगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें दूसरा सुंदर अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे प्रेम का मात्र आहार्य बनना नहीं चाहता। मैं सात्विक प्रेम की तलाश में बहुत दूर निकल आया हूं। भुवन सर, मैंने एक साथ कई निश्चय किए। माँ बहुत रोई, पर शायद मान लेंगी ऐसा विश्वास है मेरा। अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगी। संगीत की शिक्षा के लिए कहीं दूर निकल जाऊंगी। असल चुनाव मैंने कर लिया है। भुवन सर, मैं दूर जा रही हूँ, घर से, आपसे और शायद अपने आप से भी। मेरा निर्णय शायद उचित ना हो, किंतु मेरे निर्णय की विधि में सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। आप इसे स्वीकार करें या ना करें, यह आपका निर्णय होगा। जीवन एक बार का वर्ण नहीं है, वो अनंत वर्ण है। प्रत्येक चरण हम स्वीकार और परिहार करते चले जाते हैं। भुवन सर, मैं भाग नहीं रही, मैं बस आपकी तलाश में आपसे दूर जा रही हूँ। आपको तो लगता है क्या करे समुद्र, क्या करे इतने सारे नमक का। कितनी नदियां आई और कहां खो गई क्या पता। इसका भी कोई हिसाब उसके पास नहीं, लेकिन फिर भी संसार की सारी नदियां धरती का सारा नमक लिए उसी की तरह दौड़ी चली जा रही है। पानी में रहने वाली मछलियों क्या सबको क्या मुख दिखाए, कहाँ जाकर डूब मरे। आज अपने आप पर बरस रहा है समुद्र। आज इस समुद्र पर हो रही है बारिश। नमक उसे नहीं चाहिए, पर सबकी जरूरत का नमक वो अकेला ही क्यों ढोए।
है उसके स्वप्न में। मुझे पता है, मैं बचपन से उसकी एक चम्मच जीने की इच्छा के बारे में सोचता हूँ। Who has lit the starlight that shines so bright in your eyes? Who has lit the darkness for the shepherds on this night? Who has placed the straw crown that sits upon your small brow? Who has brought the wise men to the stable, precious child? Are you one of many more, or the one they're waiting for? You, my little child, so close to my heart. Have I given you in birth to be the treasure of the earth? Are you truly heaven lying cradled in my arms? Why the tears you're crying? What has made you frightened? Why do your tiny fingers hold so tightly Mama's hair? See the dancing shadows, feel how soft the wind blows. It's following an angel that was only just there. Are you one of many more, or the one they're waiting for? You, my little child, so close to my heart. Have I given you in birth to be the treasure of the earth? Are you truly heaven lying cradled in my ठंडी रात भी होती है। इस रात का अपना सौंदर्य है। मैं सौंदर्य को पहचानता हूँ। तुम्ही को सौंदर्य, विलंबरा रात का सौंदर्य। तुमने कभी ठहरे बीच में क्यों देखा है? उधर देखो, ऊपर से कितनी शांत, किंतु झील बनने से पहले ये पत्थरों की नजर ने कितने थपेड़ों को छीन कर यहाँ तक आ पहुंची। sisters and as brothers, and मेरी आंखों में देखो, may receive with only love झील की शांति के भीतर का तूफान कैसे आंसू बनकर बह रहा है। wherever time may take you. मैं इस तूफान को अपने भीतर समा लेना चाहता हूँ। Thank you. बहुत गहरे Where this mother's तुम्हारे नमकीन आंसू पीकर समुद्र हो जाना चाहता हूँ। समुद्र ऐसे ही खारा नहीं होता है। नदियों के दुख, संताप और वेदना के खारे पर पीकर समुद्र समुद्र बनता है। आओ, नदी और समुद्र को एक हो जाए ताकि प्रकृति के निर्माण में एक और अध्याय जुड़ सके। वो कहते हैं नदी समुद्र मिलकर खो जाती है, समाप्त हो जाती है, खुल जाती है। कि तुम्हें खोना नहीं चाहती, ना नदी को और ना ही समुद्र को। मेरे अतीत को देखिए, जिसका कोई भविष्य हुआ ही नहीं। डरती
डरती हूँ कि कहीं इस विलय से विध्वंस न उत्पन्न हो जाए। विध्वंस हमेशा नए युग की सृष्टि करता है। आओ, विध्वंस हो जाए। Dancing shadows, feel how soft. देना चाहती है। आज इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया। इसका श्रेष्ठ दान है। ऐसी विडंबना है एक स्त्री की कि उसका श्रेष्ठ दान ही इसके स्वयं का विनाश है। और क्या मैं उसके प्रति मूर्ख समर्पित हूं? कुछ अपराध बोध मुझे साल रहा है। मैं क्या चाहता हूं? रेखा को क्या देना चाहता हूं? क्या मैं उसके प्रति पूर्ण समर्पित हूं या अभी गौरा का प्यार अपने भीतर समेटे बैठा हूं? स्त्री ने कभी पुरुष को क्षमा नहीं किया, हमेशा श्राप दिया है। और पुराणों में कहा गया है ये श्राप अनुचित नहीं है, बल्कि ये कहा गया है स्त्री अगर मांगे तो पुरुष को ना कहने का अधिकार है ही नहीं। ये विरुद्ध है। मांग के औचित्य अनुचित्य के परे ये सब पुराणों का रोमांटिसिज्म है। स्त्री उतनी ही स्वायत्त है जितना पुरुष, बल्कि उससे अधिक। कहीं भी प्रकृति के शासन में पुरुष को अस्वीकार का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो मां है। माफ करिएगा, आई एम सो सॉरी। तो वैसे इस समय भुवन को भी यहाँ होना चाहिए था। कितना अच्छा होता ना। गौरव जी,
भुवन का कोई पत्र वत्र आया इधर? मुझे तो बहुत दिनों से कोई खबर ही नहीं उसकी। नहीं तो वो लगन वाले आदमी हैं, हर समय खोज में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। उन्हें तो खाने पीने का भी होश नहीं रहता जब खोज में लगे रहते हैं। आप तो उन्हें बचपन से जानती हैं, जब बहुत छोटी थी तब से। जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। गुरु वैज्ञानिक और शिष्य संगीतज्ञ, ये अच्छा विरोधाभास है ना रेखा जी? अच्छे गुरु उदार होते हैं चंद्र जी, और अपने शिष्यों को भी उदार बनाते हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई। सॉरी, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती। वही कॉफी जो भुवन। वैसे मुझे कॉफी बनाना भुवनदा ने ही सिखाया है। थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी। पता नहीं क्यों उन्हें कड़वी कॉफी पसंद है। मेरी मीठी कॉफी पीना ही नहीं चाहते। माफ कीजिए, कॉफी थोड़ी मीठी हो जाए तो बुरा मत मानिएगा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी गौरा। ये जो चंद्र माधव है ना, जर्नलिस्ट है, हर बात का प्रचार करना आदत है इनकी, मेरी कॉफी पीने का भी। गौरा जी, रेखा जी की बातों को दिल पर ना ले। हाँ, मैं जरा डिफिकल्ट आदमी हूं। ऊपरी सतह से समझना मुझे आसान नहीं, लेकिन जो सतह पर है वही सच है। सतह के नीचे कुछ नहीं, बस। जो लोग कहते हैं यथार्थ कुछ नहीं है, माया ही यथार्थ है, वास्तव में उन लोगों के लिए यथार्थ को स्वीकार कर पाना कठिन होता है। सतह की अपनी वास्तविकता होती है क्योंकि वो दिखाई देती है। सतह के नीचे क्या है ये किसे पता। अरे रेखा जी, आप तो जादूगरनी हैं। आदमी के किए कराए पर झाड़ू फेर देती हैं। काश में जादूगरनी होती, काश में जादूगरनी होती तो दुनिया की हर कॉफी मेरी पसंद की होती, कड़वी और सिर्फ कड़वी। काश में जादूगरनी होती तो अपनी छड़ी से दुनिया के हर पुरुष को नचाती, अपने हिसाब से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुरुष हमेशा से नाचता ही तो आया है, और औरतें नचाती आई हैं। हमेशा से नाचता आया है, तब ये हाल है चंद्र जी। किंतु कई बार खेल उल्टा पड़ जाता है। मदारी के खेल में मदारी अपना नियंत्रण खो देता है, उसकी रस्सी ढीली पड़ जाती है और खेल दूसरा ही रूप ले लेता है। गौरा, तुम्हारी तरह तुम्हारी कल्पना भी अभी अपरिपक्व है। प्रेम कोई मदारी का तमाशा नहीं है। प्रेम एक जुआ है, जिसकी जितनी बड़ी पत्ती उतनी बड़ी जीत। जुए के इस खेल को खेलने वाला बड़े से बड़ा जुआरी भी अंत में हार जाता है। ये खेल ही ऐसा है कि जीतने की आदत गर लग गई तो अंत में आप अपना सब कुछ हार जाते हैं। इस जुए में मैंने दाव नहीं, अपना जीवन लगाया है। और आपने? मैंने ये मेरी शादी के कंगन है गौरा। आज इन्हें मैं तुम्हें सौंपती। गौरा, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और कल्पनाओं में सब कुछ तय कर लेते हैं। पुरुष उस कल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करता है, किंतु स्त्रियां जो चाहती हैं उसके होने की प्रतीक्षा करती हैं, चाहे वो प्रतीक्षा कितनी ही लंबी क्यों ना हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई।
भरी रिश्ते, जादू भरी रिश्ते, मैं क्या कहूँ नशीली नजर का असर क्या कहूँ, हमें आसमां से है आया पयाम, खुदा मेहरबान है सागर पठान, खुदा मेहरबान है सागर पठान, सनम ने दिया जो मोहब्बत जा। मैं शहर से दूर चला आया हूँ, समंदर से दूर, पहाड़ों से दूर। यहाँ बादलों की गर्जना नहीं है, न पानी का शोर, बस एक चुप सी शांति है, एक सहमी सी खुशबुसाहट है, एक आत्मग्लानि है जो भीतर ही भीतर कहीं गूंज रही है। मैं आंखों में रात भरकर सुबह की ओर देखता हूं, जहां बारिशों से भरा आसमां देखने का सुख था, जहां एक हिरन शावक का बच्चा खेलते खेलते कस्तूरी बन गया था। मुझे उन पहाड़ों से कस्तूरी की गंध आती रहती है। चंद्र ने मेरे और रेखा के संबंध के बारे में गौरा को बता दिया है। पता नहीं ये सुनकर उस पर क्या बीतेगी। मुझे पता है वो कुछ नहीं कहेगी, उसने कभी कुछ कहा भी नहीं। एक दिन मैं ही उससे मिलने गया, चाय और लंबी खामोशी के बीच हमारी चुप्पी घंटों बातें करती रही। गौरा के मौन ने मुझे बेचैन कर दिया था, मुझसे रहा नहीं गया। गौरा, क्या विवाह कभी नहीं करोगी? आज देखता हूं कि तुम अब मुझसे छोटी नहीं रही, इसलिए अब से बराबर बराबर बात करूंगा। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें छोटी ही तो मानता आया हूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मेरा सारा जीवन ही एक खोज है। आकाश के तारे को पाने की जिद करना पागलपन है गौरा। तुम्हारे आसपास कई तारे हैं, तुम इनमें से किसी को भी चुन सकती हो। भुवन सर, मैं संगीत की विद्यार्थी हूं। कला सभी विज्ञानों की स्वामिनी है। विज्ञान का मनचलापन तो संदिग्ध भी हो सकता है, किंतु कला स्थिर होती है, उसे संदेह नहीं होता। रेखा दी से मिलकर खुशी हुई। चंद्र ने ही रेखा और गौरा को मिलवाया था। तब से लेकर आज तक रेखा का कोई पत्र नहीं आया, ना ही उसकी कोई खबर। महीनों बीत गए। गौरा से विदा लेते वक्त
उसने मुझे एक पत्र दिया जो रेखा का था। उसने लिखा, भुवन, मैं वापस जा रही हूँ। शायद अब मैं तुमसे कभी न मिल पाऊं। अब मैं तलाक नहीं ले रही हूँ भुवन। अब उम्र भर अपने पति हेमेंद्र की होकर रहूंगी। मैंने जीवन भर असंख्य तारों की तलाश की, इसमें से सबसे खूबसूरत तारा तुम थे, जलता हुआ, तपता हुआ। किंतु अब मुझे चांद की शीतलता चाहिए। वो चांद भले ही घटता बढ़ता रहे, लेकिन अब वही मेरी नियति हो। तुम बहुत याद आओगे। चांद का ज्वार पानी के साथ बालू के घरों को बहा कर ले जाता, दूर, बहुत दूर, समुद्र की गहराई में। गौरा से मिलकर खुशी हुई। बात नहीं हुई। कई बार अपने मन को मनाने की कोशिश नाकाम होती गई। समझ नहीं पाता क्यों मन दौड़ता रहता है आसमान के खुले तेवर और कभी तुम्हारी यादों में। कभी हमारे अतीत को महसूस करता हूं तो कभी अतीत में उलझ जाता हूं। मन के चट्टान की परतें अब काल के चक्कर से उखड़ रही हैं। होता देखता हूं उसी जगह पर जहां हमारे आलिंगन से एक नया रंग उभरा था। रेखा, तुम आज भी वही एक स्वप्न हो, किंतु खंडित। अब उस स्वप्न में खुद की जगह हेमेंद्र को देखता हूं, जागते हुए, क्लास में पढ़ाते हुए, लैब में काम करते हुए, राह चलते हुए, सड़क के बीचों बीच सुनता हूं तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे पुकारते हुए। एक राह जिसे वर्षा की वो अनवरत टपटपाहट भी नहीं डुबो पाती। आज भी वो क्षण महसूस करता हूं जब मैं मुक्त हो रहा था तुम्हारे साथ। उन्हीं क्षणों में हेमेंद्र को देखकर भीतर कुछ टूट गया है, मर गया है। एक आवेश जिससे अविष्ट होकर मैं अपने प्यार की मर्यादा भूल गया था। एक मानसिक यंत्रणा जो अपने उत्कर्ष में मेरे ऊपर हावी हो गई है। अब उस मानसिक यंत्रणा में मैं खिड़की से गुजरती एक रेल देखता हूँ। भागती है जिसकी रोशनियां उजाला नहीं करती, भागती है मानो पीछा छुड़ाना चाहती हो अंधेरे से। उसकी आवाज थरथराहट करती है, लेकिन मैं सुन नहीं पाता उस पहले शोर, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। अब उस दीवार पर टंगी रहती है तुम्हारे प्रेम की तस्वीर पर गिरती है बारिश, शीत और धूल, दिन रात गिरते हैं और कुआसा उसे ढक लेता है। देखा, हम मिलेंगे, इस दीवार के आर पार हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तुम उधर से, मैं इधर से। देखा, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूं, पर आना 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 तुम आना आना तुम
जब समय मिले आना आना आना, जब समय ना मिले तब भी आना तुम, आना तुम आना। जैसे हाथों में आता है जागर, जैसे धमनियों में आता है रक्त, जैसे चूल्हे में धीरे धीरे आती है आँच, आना तुम आना। जैसे बारिश के बाद बबूल में आ जाते हैं नए नए कांटे, दिनों को चीरते फाड़ते और वादों की धज्जियां उड़ाते हैं। आना 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 तुम आना, आना तुम जब समय मिले आना आना आना, जब समय ना मिले तब। रेखा के बगैर बहुत अकेला हो गया था। मेरा उसके प्रति गुस्सा, उसे पा लेने की मेरी जिद, सब व्यर्थ है। रेखा पर गुस्सा करना व्यर्थ है भुवन। देखो देखो, अब मैं भी संगीत की अध्यापिका बन गई हूं। अब मैं तुम्हारा दर्द धो देने के लिए सहर्ष तैयार हूं। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि सुखी भुवन मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। भुवन, तुम्हारे आधार पर ही मैंने अपना जीवन दर्शन खड़ा किया है। भुवन, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि तुम अब आग से नहीं डरोगे। उस आग को मैं सुगंधित कर दूंगी। भुवन, मुझे वचन दो कि तुम खुद को यूं सताओगे नहीं, ना डर से, ना परिताप से, और प्यार से भी नहीं। कोई तुम्हें क्लेश दे तो मैं उसे भी हटा दूंगी। भुवन, तुम मेरे देवत्व की सांस हो, मेरे देवत्व की शिखा हो। अब मैं तुम्हें अंतःकरण में पालूंगी। मुझे वचन दो। आखिर प्रेम के बिना भी तो एक दिन लोग जिंदा रहने लगते हैं। प्रेम के बिना कोई मर नहीं जाता। समुद्र भले ही बालू के घरों को बहा ले गया हो, किंतु बालू के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता। बालू बालू होता है। वो जीवन के 1000 थपेड़ों को सहकर पत्थर से बालू बनता है। बिना बालू के घर नहीं बना करते। घर तुम्हारा हो, मेरा हो या किसी और का हो, उसकी नींव में बालू हमेशा रहेगा। बालू के घर फिर बन जाएंगे।
तुम्हारी जिंदगी आखिरकार तो तुम्हारी भी होनी चाहिए, और उसमें लोगों के जुड़ने और अलग होने के फैसले भी। मगर तुम कभी मत भूलना पतझड़ के गीतों को, मुरझाए फूलों को, बेमौसम की बरसात को। कुछ दुख कभी कम नहीं होते, वो वक्त के साथ और भी गाढ़े होते जाते हैं। तुमने अपने लिए सुख की राह चुनी है, तुम इस पर आगे बढ़ो। जो पीछे छूट गया वो मेरे हिस्से का दुख था, तुम इस पर आगे बढ़ो, ये तुम्हारे हिस्से का सुख है। किंतु क्या लौटा सकती हो मेरा चांद, जो मैं तुम्हारे लिए धरती पर ले आया था? वो नीला आसमान लौटा सकती हो जिस पर उड़ती रही तुम पंख फैलाकर? वो चिंताएं, वो ख्याल जो मैंने रखा तुम्हारे दुख भरे दिनों में, वो रास्ता लौटा सकती हो जिस पर चली थी तुम मेरे साथ? वो सीढ़ियां जिन पर बैठकर तुमने अपने दुख कम किए थे मेरे साथ? मैं जानता हूं तुम नहीं लौटा सकती हो मेरा स्पर्श, मेरे बदन की खुशबू जो तुम्हारे भीतर समा गई थी एक दिन बहुत गहरे। तुम मेरे आंसू नहीं लौटा सकती हो, मेरी आत्मा की कराह, मेरी बेचैनी तो कभी भी नहीं। अगर किसी मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य के साथ गुजारा है कोई खूबसूरत क्षण, तो वो किसी भी सूरत में लौटाया नहीं जा सकता। तुम मुझसे कितनी भी नाराज हो जाओ, पर तुम मेरा प्यार नहीं लौटा सकती हो। वो तुम्हारी स्मृति में पड़ा रहेगा, महफूज, जैसे मनुष्य की स्मृति में पड़े रहते हैं नदियां, तितलियां और चांद। देखना, एक दिन इसी तरह मैं भी शाम को घूमने निकलूंगा और कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। किंतु आज मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूं, मैं दुखी नहीं हूं, न तप रहा हूं पिछली बातों से। हम नदी के अलग अलग द्वीप, ऐसे द्वीप स्थिर नहीं होते। नदियां निरंतर उनका भाग निकलती चलती, नदी के द्वीप अलग होकर भी निरंतर खुलते पुनः बनते रहते हैं। ये दुनिया जिसे अंतराल कहती है वो अंतराल नहीं है, एक सफर है। सफर मेरे विश्वास का, सफर मेरी उम्मीदों का, सफर मेरे प्रेम का। ये अंतराल नहीं है, चंद लम्हों की चादर है, एक ख्याल, एक जामा जो अमूमन ये दुनिया पहना देती है। यूं तो कभी टीस सा चुभता है ये अंतराल, पर इसे कोई परखे तो पाए प्रेम, विश्वास और उम्मीद।